नमस्कार बच्चों। तो ये वीडियो 12th क्लास के बच्चों के लिए है। मॉडर्न फिजिक्स जिसका एरिया हम कवर करेंगे बोहर्स मॉडल, और एक ही वीडियो में हम मैक्सिमम चीजें कवर कर देंगे। मैक्सिमम क्या, इससे मतलब 90-95% प्लस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जो ये वीडियो खाली देख लेगा उसका मॉडर्न फिजिक्स का बोहर्स मॉडल एरिया कवर हो जाएगा। कैलकुलेटिव टॉपिक है, ठीक है, पर एक मैप बना के हम चल सकते हैं। और ये इजिएस्ट एरिया माना जाता है फिजिक्स का, चाहे वो जेई के पर्सपेक्टिव में हो चाहे वो नीट के पर्सपेक्टिव में हो, ये सबसे इजिएस्ट एरिया माना जाता है। तो इसमें गलती मत करना यार। इसीलिए मैं बेसिक मैथ्स में कैलकुलेशन तुम लोगों को सिखा रहा था, क्योंकि ये ऐसा एरिया है, ठीक है, जिसके जब तुम न्यूमेरिकल्स करोगे, ठीक है, तो तुम्हें एहसास होगा कि कितनी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ रही है थ्रू आउट मॉडर्न फिजिक्स। तो उसके लिए तैयार रहना। अब कहानी की शुरुआत होती है एक एटम से। तो एटम में एक होता है न्यूक्लियस, जो सबसे सेंटर में होता है, बहुत कम पोर्शन लेके। उसके बाद आजू बाजू उसके शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ये होता है n=1। वही हम केमिस्ट्री में पहले पढ़े ना, K L M N, ऐसे चलते जाओ, O P Q R K L M N काफी। ये अपना न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स टाइटली बाइंड रहते हैं न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू। तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब मान लो कि ये जो अपना एटम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? Z। एटॉमिक नंबर क्या है? Z। अच्छा, न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। ये बात भी नोट रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है, और यही अपना एटॉमिक नंबर होता है Z। यही है अपना Z। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू घूम रहा है, ठीक है, मान लेते हैं सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, अभी अपने कोर्स में उसी से काम चल जाएगा। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब एक बात नोट करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, डेफिनेटली तेरा अगला क्वेश्चन होना चाहिए कि उसको सर्कुलर मोशन करवा कौन रहा है, और उसी को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कोई ना कोई सर्कुलर मोशन तो करवा रहा है। मैंने बोला हाँ, ये देखो, ये अपना प्रोटॉन, ये अपना न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। चार्ज कितना होगा? मैंने बोला जितने प्रोटॉन होंगे इनटू इलेक्ट्रॉन टाइम्स। अब प्रोटॉन कितना होंगे? जितना एटॉमिक नंबर होगा। तो यानी कि न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा? न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा? चार्ज। तो मैंने बोला जितने प्रोटॉन्स होंगे, मैंने बोला जितना एटॉमिक नंबर है उतने प्रोटॉन्स होंगे। Z है बेटा, और हर प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है E। तो Z इंटू E, तो Z इंटू E चार्ज होगा इस पे। अब इलेक्ट्रॉन आजू बाजू घूम रहा है, तो मैंने बोला कि पूछना है भाई सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा। मैंने बोला एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देख लेते हैं कैसे चल रहा है मामला। तो इधर देखते हैं। तो ये अपना न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, अपने को पता है, और आजू बाजू सर्कुलर मोशन अपना कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो ये इसको इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो दोनों एक दूसरे खींचने की कोशिश करेंगे। अब अगर ये खाली स्टेशनरी रहा, खड़ा रहा, तब तो ये न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा, फिर तो स्टेबल रहेगा ही नहीं अपना एटम। और एटम स्टेबल नहीं रहेगा तो मॉलिक्यूल्स स्टेबल नहीं रहेंगे, फिर कोई भी मतलब मैटर स्टेबल नहीं रहेगा, मतलब तब ना ही ये टेबल स्टेबल रहेगा। तो तू देख ही नहीं पाएगा उस फॉर्म में उसको। पर हम देख रहे हैं ना, इसका मतलब स्टेबल है। स्टेबल है तो इसका मतलब ये एक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यही एक फोर्स दिख रहा है, और ये फोर्स क्या करवा रहा है इसको? सर्कुलर मोशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा K Q1 Q2। इस पे चार्ज कितना है? Z इंटू E। तो Z इंटू E इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? E। तो Z इंटू E इंटू E, यानी ZE स्क्वायर बाय इनके बीच का डिस्टेंस अगर R मान ले तो ये R स्क्वायर हो जाएगा। और यही अपना क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम किसके बराबर लिखते हैं? mv स्क्वायर बाय R। ये ले बेटा, एक इक्वेशन तो आ गई। अब बोहर के हिसाब से
ठीक है, बोहर का पोस्टुलेट यार एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि एक बार एनसीईआरटी तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, कुछ खास नहीं उसने बोला, ठीक है। पहली बात ये है कि वो एक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूमते हैं, जैसे मैंने बोला ना n इज इक्वल टू 1 2 3। अब तो ये नहीं बोल सकते कि n इज इक्वल टू 1.5 होता है क्या, अरे n इज इक्वल टू 1.5 नाम का चीज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन या तो n इज इक्वल टू 1 पे घूमेगा, या 2 पे घूमेगा, या 3 पे घूमेगा, 4 पे घूमेगा, ऐसे कितने ऑर्बिट्स होते हैं। हम मैथमेटिकली तो पूरा बना लेते हैं यार इनफाइनाइट तक, बट ऐसा तो नहीं कि एटम फैलता जा रहा है। धीरे धीरे क्या होता है ना, जैसे n इज इक्वल टू ये 1 है और ये n इज इक्वल टू 2 है, तो इनके बीच में इतना गैप है। अब 2 और 3 के बीच में गैप थोड़ा कम हो जाएगा, 3 और 4 के बीच में और कम होगा, 4 5 में और कम होगा, 6 ऐसे कम 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 होते 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 एकदम डेंस हो जाता है, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, और दूसरी जो अपने को बोहर ने बताई थी कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, वो हमेशा n इंटू एच बाई 2 के बराबर होता है। n क्या है, वो शेल का नंबर इंडिकेट कर रहा है, अगर 1 होगा तो n को 1 रख देना, 2 होगा तो n को 2 रख देना, सिंपल सी बात। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ध्यान दे, तो ये दोनों इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, मैंने बोला एक वेलोसिटी है, दूसरा रेडियस है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और सॉल्व करने के बाद मैंने सॉल्व किया तो वेलोसिटी आएगा कुछ कांस्टेंट टाइम्स z बाय n, कुछ कांस्टेंट टाइम्स z बाय n। अभी कांस्टेंट इन्हीं के टर्म्स में होगा, ये k के टर्म्स में, e स्क्वायर के टर्म्स में, h बाय 2 के टर्म्स में, h प्लस कांस्टेंट है बेटा, इनके टर्म्स में ही होगा। इन सब की वैल्यूज अपने को पता है, वो वैल्यूज जब हम फाइनल डाल देते हैं तो मैं उसका फाइनल रिजल्ट बता देता हूं क्या आ जाता है। वेलोसिटी vn क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई एक टाइम पे बात करूंगा तो तुमने बोला z पे भी डिपेंड कर रहा है, मैंने बोला बिल्कुल कर रहा है, बट एक एटम की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं, एक एटम के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का कंपैरिजन करूंगा मैं, तो उस समय z तो फिक्स हो जाएगा ना भाई। एक एटम में बोल रहा हूं n इज इक्वल टू 1 में घूम रहा है, दूसरा n इज इक्वल टू 2 में घूम रहा है, बताओ किसकी वेलोसिटी ज्यादा, यार उस समय z तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा, इसलिए vn लिख देते हैं। मल्टीप्लाई नहीं है बेटा, सब स्क्रिप्ट में नीचे बड़ा जूम करके लिखा देता हूं, कुछ लोग ये बेवकूफी भी करते हैं, ऐसे vn ये क्या होता है, ये कांस्टेंट की वैल्यू पूरा जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 2.2 इंटू 10⁶ z बाय n, मीटर पर सेकंड में, यूनिट का ध्यान देना, मीटर पर सेकंड। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक, हालांकि इससे क्वेश्चन इतना आता नहीं पर रख लेते। ये दो इक्वेशन ऑब्वियसली जरूरत पड़ सकती है कभी कभार वैल्यू के बिना भी काम, तो ये दो और ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गए। अब उससे सॉल्व करूंगा, जैसे वेलोसिटी पता चल गई, अब मैंने यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू डाल दी, ठीक है, और r बस आ जाएगा अपना फॉर्मूला, ठीक है। तो r क्या आएगा अपना, सिंपली a नॉट इंटू n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम मतलब एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है बेटा, ध्यान देना, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। मैं साथ साथ यूनिट कन्वर्जन भी लिखता जा रहा हूं ताकि आंसर का ध्यान देना। अब देख, ये ए नॉट को हम कहते हैं बोहर्स रेडियस, क्या कहते हैं, बोहर्स रेडियस, ठीक है। ये बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये होता है कि जब हम हाइड्रोजन एटम लेते हैं, और मोस्टली हम उसी की स्टडी करते हैं, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम्स, उन्हीं की मोस्टली स्टडी करते हैं। हाइड्रोजन लाइक एटम्स मतलब जैसे हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल देगा, तो वो भी तो हाइड्रोजन लाइक एटम ही हो गया, ठीक है, क्योंकि अभी उसके आजू बाजू तो एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो तूने निकाल दिया, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम आयनाइज्ड हीलियम एटम, आयनाइज्ड हीलियम एटम। भी हीलियम था, ठीक है, अब इसके पास क्या है, अंदर ये 2e होगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन होंगे तो +2e चार्ज, और 2 इलेक्ट्रॉन थे पर तूने अब एक ही छोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो अब ये क्या बन गया, हीलियम +1 बन गया ना बेटा, हीलियम +1। तो इसको ऐसे वैरायटी को हम कहते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम, उन्हीं की स्टडी करते हैं। तो मैं बताता हूं बोहर रेडियस क्या होता है। तो मैंने बोला अपने हाइड्रोजन एटम में अगर हम आए, चलो हाइड्रोजन एटम बनाते हैं,
तो यहां पे अपना ई चार्ज और ई इधर घूम रहा है, सही बात है। तो जब इस समय हम ये n इज इक्वल टू 1 शेल का रेडियस जो निकालते हैं n इज इक्वल टू 1 का, अब n क्या होता है 1, फर्स्ट शेल में घूम रहा है, तो ये जो रेडियस आता है ये होता है बोहर्स रेडियस। सिंपल है यार, ठीक है। हाइड्रोजन में जब ये इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 शेल में घूम रहा होता है तब जो रेडियस हम कैलकुलेट करते हैं ये होता है बोहर्स रेडियस, और इसकी वैल्यू बड़ी अच्छी होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये भी एंगस्ट्रॉम में 0.53 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाइड विद n स्क्वायर बाय z। n इंडिकेट करता है नंबर ऑफ शेल, इस शेल का नंबर क्या है, और z इंडिकेट करता है एटॉमिक नंबर। बेसिकली देखना हम नंबर ऑफ शेल और एटॉमिक नंबर इन्हीं के बेसिस पर फॉर्मूला बनाएंगे और किसी चीज पर हम डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे, क्योंकि एक मेरे को मतलब एटम पता चल जाए तो भाई उसका एटॉमिक नंबर तो मेरे को पता चल ही सकता है, बस तुम नंबर ऑफ शेल बताओ कि कौन सी शेल में है वो इलेक्ट्रॉन, तो मैं बता दूंगा कि भाई उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैं बता दूंगा उसका रेडियस क्या होगा। तो ये अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दोनों सेम ही है, ठीक है। बस ए नॉट की वैल्यू याद रखना 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब आ जाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अरे काइनेटिक एनर्जी सिंपली क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। वेलोसिटी अभी मैंने निकाला था जस्ट पिछले पेज में, जैसे उसको डालेगा ये काइनेटिक एनर्जी अपना सॉल्व होकर ये आ जाएगा। भाई कांस्टेंट की मैंने वैल्यू डाल दी 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है बेटा, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल्स में कन्वर्ट करना है, देखो तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देना, खाली वो ई की वैल्यू के साथ, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, और ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, जूल्स में। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैंने बड़ा सिंपली बताया था, काइनेटिक एनर्जी पता है तो -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। भाई पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, मैंने बोला हाँ बिल्कुल नेगेटिव है। इवन इतना नहीं, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव। अब टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का क्या मतलब है वो समझेंगे, बट पहले टोटल एनर्जी नोट कर लेते हैं। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सॉल्व करेगा तो आएगा जो अपना एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। इसलिए तुम लोगों को कुछ लोगों को ये फॉर्मूला रटा भी होगा, तो ये होगा -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना तो मेरे को पता है कि z स्क्वायर मतलब -13.6 होता है, ये z स्क्वायर बाय n स्क्वायर होगा या n स्क्वायर बाय z स्क्वायर होगा। मैंने बोला यार वेलोसिटी में देख क्या था, z बाय n, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो कोई एक भी याद है तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली निकाल लेगा। ये आ गई एनर्जी। अब टोटल एनर्जी क्या आई, नेगेटिव आई। भाई z स्क्वायर तो पॉजिटिव, n स्क्वायर भी पॉजिटिव, या z और n ही पॉजिटिव होते हैं, तो z स्क्वायर बोले n स्क्वायर बोल, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी पॉजिटिव ही होने वाला। और अगर नेगेटिव भी होते तब भी वो पॉजिटिव कर देता, बट कॉमन सेंस लगा क्या है, z और n नेगेटिव होते हैं, नहीं होते। तो इसका मतलब है कि एनर्जी हमेशा नेगेटिव आएगी। मैंने बोला हाँ बिल्कुल एनर्जी नेगेटिव आएगी। अब एनर्जी नेगेटिव होने का क्या मतलब है, तो बेटा ये अनदर स्टार फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है। टोटल एनर्जी पे एनर्जी नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है, एनर्जी नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब सिंपल होता है बेटा, एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब होता है सिस्टम बाउंडेड। सिस्टम क्या है, बाउंडेड। अब सही बात है ना, बाउंडेड सिस्टम ही तो है भाई, प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को ऐसे पकड़ के रखा हुआ, सिस्टम आपस में बंधे हुए, बेचारा आजू बाजू घूम रहा है, कहीं भाग पा रहा है, नहीं भागेगा कैसे, जब मैं उसको कोई ना कोई एनर्जी दूंगा जो इतनी ज्यादा हो कि वो उसको भगा के इलेक्ट्रॉन के सॉरी एटम के बाहर कर दे। और जस्ट एटम के बाहर करने का मतलब है कि उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, एकदम इनफाइनाइट में चले जाए, सबसे लास्ट चल, मतलब कि एटम की बाउंड्री आ गई। तो यहां पे एन को तो क्या डालेगा, इनफाइनाइट। एन को जैसे ही इनफाइनाइट की तरफ टेन कराएगा क्या हो जाएगा बेटा, एनर्जी चली जाएगी 0। तो टोटल एनर्जी जब 0 होगी तो अपना इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर चला जाएगा। जब तक नेगेटिव होगी तब तक वो बाउंडेड रहेगा। चेक कर लें, मैंने En का भी फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था, -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। हम सिर्फ अभी हाइड्रोजन एटम के लिए चेक कर रहे हैं, दूसरे के लिए पूछेगा जैसे हीलियम के लिए पूछेगा तो z को क्या डाल देगा तू, z इज इक्वल टू 2, सिंपल है, z इज इक्वल टू क्या डाल देगा बेटा 2। अब देख
हाइड्रोजन एटम में। तो ये मैंने शेल बनाया, मैंने बोला था ना धीरे धीरे गैप कम होता रहता है। देख 1 और 2 के बीच में इतना है, अब 2 और 3 के बीच में गैप थोड़ा कम हो गया, 3 और 4 में कम, 4 और 5 में और कम हो जाएगा। ऐसे करते करते और समझ रहे कुछ यार इतनी अच्छी तो नहीं है मेरी डायग्राम, बट बनाऊं तो कुछ ऐसा देखिए N1 है तो 2 वाला ऐसा होगा, 2 और 3 के बीच में गैप ऐसा होगा, और ये और पास आते जाएंगे करते 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 समझ रहे करीबी बढ़ते जाएंगे, इतना दूर जाते जाएगा इनके आपस के बीच की करीबी बढ़ती जाएंगे। अब मैंने बोला इसके हर शेल की एनर्जी निकालते हैं, तो N इज इक्वल टू 1। अब हाइड्रोजन एटम होगा तो Z को पहले क्या डाल देगा 1 डाल देगा, तो सिंपल फॉर्मूला क्या आ जाता है हाइड्रोजन एटम के लिए -13.6 बाय N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने बोला N को 1 डाल तो क्या होगा -13.6 बाय 1 स्क्वायर, तो यानी पहले वाले शेल की एनर्जी क्या आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब सेकंड शेल की निकालनी है तो N इज इक्वल टू क्या डालेगा 2, तो -13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होता है 4। जैसे सॉल्व करेंगे ये आएगा, E3 निकालेगा ये आएगा, E4 निकालेगा ये आएगा, और ऐसे ही N की वैल्यू बदलते जा, हर शेल की तो एनर्जी निकाल सकता है। तो होपफुली ये आइडिया क्लियर होगा। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला अब पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब क्या, मैंने बोला कि यार मान ले अपना इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी शेल में होगा ही, इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी शेल में होगा। अब मान ले कि वो किसी भी शेल से कूद के, और कौन से शेल पे आ रहा है 1 पे आ रहा है, चाहे वो 2 से कूद के 1 पे आए, चाहे 3 से कूद के 1 पे आए, चाहे 4 से कूद के 1 पे आए, चाहे 5 से, चाहे 6 से, चाहे 7 से, चाहे मैंने क्या बोला था एकदम बाउंड्री पे जा, इंफिनिटी से कूद के वो 1 पे आए। अच्छा, इंफिनिटी से कूद के किसी सेल पे आना उसे कहते हैं सीरीज लिमिट। क्या कहते हैं सीरीज लिमिट, टर्मिनोलॉजी है बेटा, क्वेश्चन में यूज होता है। दूसरी बात, ये 2 से 1 यही सबसे करीबी है, 2 से 1 इसके लिए, तो 2 से कूद के 1 पे आ रहा है, ये सबसे पहला वाला, तो इसको फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। किसकी फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, मैंने बोला कहीं से भी कूद के तू अगर 1 पे जा रहा है तो वो जो सीरीज बनती है उसको हम कहते हैं लाइमन सीरीज। क्या कहते हैं लाइमन सीरीज। अब तू कहीं से भी कूद के, नीचे से ऊपर नहीं बेटा, ऊपर से नीचे, कहीं से भी कूद के देख, इसका फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन कहां से कहां बन रहा है 3 से 2 पे, तो कहीं से भी कूद के अगर तू 2 पे आ रहा है, खाली इसमें इतनी लाइंस नहीं होगी बेटा, बीच में और भी बहुत सारी लाइंस होंगी, इनफाइनाइट लाइंस तो मैं बना नहीं सकता, इसलिए मैंने सिंपली दिखा दिया। तो इन्फिनिटी से अगर तू कूद के यहां पे आए, मतलब किस पे आना चाहिए बेसिकली, कूद के 2 पे आना चाहिए। कहीं से भी कूद के अगर तू 2 पे आ रहा है तो उस सीरीज का नाम होता है बामर सीरीज। क्या होता है बामर सीरीज। अब पैटर्न तो समझ गए, नाम बस बताते रहो। मैंने बोला कहीं से भी कूद के तू आ किस पे n इज इक्वल टू 3 पे, तो उस सीरीज का नाम क्या होगा पैस्चन सीरीज। मेजरली ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बट आगे वालों का भी नाम दिया गया है, ठीक है। कहीं से भी तू कूद के आ और 4 पे आके अटक जा रहा है तो उस सीरीज का नाम होता है ब्रैकेट। कहीं से भी कूद के आ और अगर तू 5 पे अटक जा रहा है तो कहते हैं फ्रंट सीरीज। ऐसे आगे भी और भी नाम है, बट मेजरली काम जो है ये 3 या मैक्सिमम ये चौथे से हो जाता है। पेपर में मेजरली ये 3-4 में से ही पूछा जाता है, उसके आगे वो नहीं पढ़ते। अब मैंने बोला फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो सीधे तेरे दिमाग में क्या आ जाएगा भाई, कहां से कूदा है वो 2 से कूदा है और 1 पे आया है। अब मैंने क्या बोला सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज। क्या बोला सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज। कॉमन सेंस लगाना, ये बामर सीरीज की पहली है और ये दूसरी है, यानी कहां से कहां कूद रहा है 4 से और 2 पे कूद रहा है। तो भाई पहले एक बार लॉजिक बना लेना कि वो जो बात बोल रहा है उसका मतलब क्या है। अब जैसे मैंने बोला थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पैस्चन सीरीज, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पैस्चन सीरीज कहां से कहां कूदेगा। मैंने बोला यार ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, ये सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, थर्ड कौन सी है ये वाली, तो यानी कहां से कहां कूदेगा ये 6 से कूदेगा और कहां पे जाके गिरेगा 3 पे, तो 6 से कूद के 3 पे आया। तो इसमें कंफ्यूज मत होना यार, ठीक है। मैंने बोला
सीरीज लिमिट ऑफ बामर सीरीज, सीरीज लिमिट ऑफ बामर सीरीज, इसका मतलब है कि जंप कहां से कहां हो रहा है, इंफिनिटी से कूद रहा है और कहां पे जाके अटकेगा, 2 पे अटकेगा। तो यार ये सब टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। एक और टर्मिनोलॉजी ये, अब देखो, अब इसमें भी क्वेश्चन कैसे बनता है, तुम लोग इसमें फंस जाओगे। मैंने बोला ये जो n इज इक्वल टू 1 है ना, इसका एक और नाम है, हम इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, क्या बोला मैंने, ग्राउंड स्टेट। इसके बाद शुरू होता है, ये होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या होता है, एन की वैल्यू क्या होगी, क्लियर कट 2 होगी। 1 मत समझ लेना बेटा, इसमें गलती करते लोग, पहले बता देता हूं मैं। अब अगर इसने बोला कि कोई एटम कूद रहा है फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट, क्या बोला, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 5 नहीं, मैंने क्या बोला, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से कहां कूद रहा है, हमने बोला सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि n की वैल्यू कहां से कहां हो रही है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी अगले पेज में पता चलेगा। तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 5 ही बेटा, 5 प्लस 1 6। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2 नहीं बेटा, n इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3, क्योंकि ग्राउंड स्टेट को भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो देखो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये अपनी क्या है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और यही बोला था सेकंड एक्साइटेड स्टेट। देखो वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 3। इसकी जरूरत क्या है, अभी देखते हैं इसकी जरूरत क्या है। अब देख, पहले ये निकाल लेते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो बनती हैं वो कितनी बनती है। मैंने बोला कि कोई एटम जो है वो n2 स्टेट से n1 स्टेट पे कूदा, मतलब जैसे मान लो कि 7 से 4 पे कूदा, 6 से 5 पे कूदा। अब जब भी ये कूद रहा है, ठीक है, अब जरूरी तो नहीं कि 7 से 4th स्टेट पे डायरेक्टली कूद जाए, नहीं हो सकता भाई, 7 से वो 6 पे आया हो, फिर 6 से वो 4 पे आया हो, और भी पॉसिबिलिटी है। तो हर एनर्जी गैप के बीच में जब भी ये यहां से आप कूदेगा ना, तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। जब ऊपर से नीचे कूद रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी क्या करेगा, रिलीज। और अगर वही नीचे से ऊपर पहुंचाना है, तो एनर्जी उतनी ही देनी पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी गैप तो सेम, एनर्जी गैप सेम है। ऊपर से नीचे कूदेगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज। ऊपर से नीचे कूदेगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज। और अगर नीचे से ऊपर कूदेगा तो एनर्जी क्या हमको करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नीचे से ऊपर कूदना मतलब कि एक्साइटेड स्टेट में जाना, और एक्साइटेड स्टेट और एक्साइट करने के लिए ऑब्वियसली एनर्जी देना पड़ेगा ना। एक्साइट करने के लिए ऑब्वियसली एनर्जी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये तो सच्चाई बात है ना यार, ठीक है। अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो चुपचाप क्या करोगे, कमरे में बैठे रहोगे। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो चुपचाप कमरे में बैठे रहोगे, ठीक है। जैसे ही पैसे मिल जाएंगे, मतलब एनर्जी मिल गई, अब एक्साइटेड स्टेट में चले जाओ, फुदकना शुरू, सही बात है। तो इसका मतलब है कि नीचे से ऊपर पहुंचना है तो एनर्जी देना पड़ेगा, ऊपर से नीचे तो ये ऑटोमेटिकली एनर्जी रिलीज करेगा। इसका मतलब मेरे को वापस हॉस्टल पहुंचना है, ठीक है। मान लो भाई मैंने पैसे दिए एक्साइटेड स्टेट में, तो डोमिनोज चला गया, मैकडी चला गया। जैसे जैसे तू हॉस्टल के पास पहुंच रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली तू एनर्जी क्या कर रहा है, हॉस्टल के पास पहुंच रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है एनर्जी। सही बात है, एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ये आइडिया समझ तो गया होगा। अब मैंने बोला ना, कूदने में हर दो एनर्जी गैप, हर कोई भी दो एनर्जी गैप पकड़ ले, उसके करस्पॉन्डिंगली एक स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी दो एनर्जी गैप के बीच में सेम स्पेक्ट्रल लाइन बने, इम्पॉसिबल। अगर अलग अलग एनर्जी गैप है तो अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। स्पेक्ट्रल लाइन बनने का मतलब यार बेसिकली अलग कलर की एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है।
किसी के केस में लाल होगी, किसी के में नीला होगी, किसी के में पीला होगी। तो हर एक के करस्पॉन्डिंगली अलग अलग कलर के स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे। ये आइडिया समझ गया हो? तो वो लाइंस कितने बनते हैं, मैंने बोला कि वो लाइंस कितने बनते हैं वो हम बाद में देखेंगे। पहले ये बताओ कि जब ये एनर्जी रिलीज करेगा या फिर मेरे को अगर एनर्जी देनी पड़ेगी तो एनर्जी होगी कितनी। मैंने बोला दोनों शेल्स के एनर्जी गैप के बीच की एनर्जी होगी। सही बात है। तो वो टोटल एनर्जी क्या होगी, ई, और दोनों एनर्जी सेम होगी। सेम ही एनर्जी रिलीज करेगा और सेम ही मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी अगर वहां पहुंचाना है। कितनी होगी, दोनों के एनर्जी गैप के बराबर। सही बात है। तो मैंने लिख दिया ई ऑफ N2 माइनस ई ऑफ N1। ई एन का तो मैं फॉर्मूला जानता हूं बेटा, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। वही जब मैंने फॉर्मूला लगाया तो अपना ई क्या बन गया, ये बन गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि कहां से कहां कूदेगा बेटा वो इंपॉर्टेंट है, तभी तू निकाल पाएगा कि कितना एनर्जी वो रिलीज करेगा या फिर कितना एनर्जी हमको देना पड़ेगा। जैसे इसको मैंने सॉल्व किया, E इज इक्वल टू क्या आ गया 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। एनर्जी E इसको मैं लिख सकता हूं ना बेटा hc बाय लैम्डा। क्यों लिख रहा हूं, ताकि मेरे को पता चल जाए कि कौन से वेवलेंथ की लाइट निकलने वाली है, ताकि मैं बता पाऊंगा ना कि उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कलर कौन सा होगा। सही बात है। तो मेरे को निकालना पड़ेगा कौन सी वेवलेंथ की लाइट। अब hc तो कांस्टेंट टर्म है भाई, तो ये hc वाले टर्म को तू इधर ले जा डिवाइड में। ठीक है, जैसे डिवाइड में लेके जाएगा 1/लैम्डा बन जाएगा, ये 13.6 के नीचे क्या आ जाएगा hc, और वो मिलके बन जाता है r। उसका नाम हमने क्या दे दिया r। जेड स्क्वायर वही है और बाकी सेम ही है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और ये एक स्टार फॉर्मूला जिसका यूज बहुत ज्यादा आता है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। और वही मैंने उसके करस्पॉन्डिंगली लिखा कि ये जो लैम्डा है वो कुछ नहीं है, वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड मतलब तो लाइट निकली है या फिर एब्सॉर्ब, ताकि एक्साइटेड स्टेट में जा सके। आर क्या है, आर है बेटा रेडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 109678 पर सेंटीमीटर, या बोल दे 109678 सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी बोल दे भाई। अगर कोई इससे कंफ्यूज हो रहा है तो वो ये लिख, ठीक है बेटा। तो यहां तक आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो इससे हमको निकल जाएगा कि भाई जो लाइट निकली है उसका वेवलेंथ क्या है। फॉर्मूला के मामले में देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसमें। अब आगे आ जाते हैं। मैंने बात बोली थी ना कि भाई N2 से N1 कूद रहा है तो स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी कितनी, तो मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी n इंटू n प्लस 1/2। कितना अच्छा फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स टाइप का। पर बोलो यार n क्या है, यहां पे n है ही नहीं। मैंने बोला सिंपली n है अपना, n क्या है n2 माइनस n1। जैसे एग्जांपल देख, मैंने बोला था 7 से अगर 4 पे कूदेंगे, 7 से किस पे कूदेंगे, 4 पे कूदेंगे, तो 7 से अगर 4 पे कूदेंगे तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस, अलग अलग कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी। तो मैंने बोला n2 क्या हो गया, n2 अपना हो गया 7, n1 क्या हो गया 4। अब n निकालना है, n क्या होता है n2 माइनस n1, यानी कि 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 कितना होता है 3। अब टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 3 इंटू n प्लस 1, यानी 3 प्लस 1 क्या होता है 4/2, तो कितना बन जाएगा ये 6। तो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस बने। सिंपल फॉर्मूला बेटा, पीएनसी से आता है। अब तुम बोलोगे 6 है, इसकी क्या गारंटी, हमने बोला उसको भी चेक करेंगे, उसको भी चेक करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं स्पेक्ट्रम। अब एक स्पेक्ट्रम भाई कभी बार पूछ सकता है कि जैसे मान लो कि कोई लाइट एमिट हुई, भाई कूदेगा, चाहे नीचे से ऊपर कूदे चाहे ऊपर से नीचे कूदे, ऊपर से नीचे कूदेगा तो एनर्जी निकलेगी, नीचे से ऊपर तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो वो पूछ सकता है ना भाई ये कौन सी सीरीज में आ रहा है, लाइमन में, बामर में, पास्चर में, किसमें। तो उसके लिए क्या किया जाए, मैंने बोला सबसे पहले देख याद करने का जुगाड़ बता रहा हूं, विबग्योर सीधा लिख दिया। आर के आगे क्या होगा, इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स चलता जाएगा। वॉयलेट से पहले क्या आएगा, अल्ट्रा वॉयलेट, एक्स रेस, ऐसे चलते चलते गामा रेस लेफ्ट साइड में।
अब यूजुअली ये एक्सरेज से लगाए और अल्ट्रा वायलेट रेंज तक अगर आएगा तो वो लाइनन होगा। हमें कैसे पता चलेगा यार? मैंने बोला ये जो अपना विजिबल होता है ना वो 400 से लगाए 780 नैनोमीटर के बीच में होता है। 1 नैनोमीटर भी बताता हूं कितना होता है बेटा। नैनो होता है बेटा 10⁻⁹। मैं बेसिक यूनिट कन्वर्जन भी बता दे रहा हूं। इसी को एंगस्ट्रॉम में भी तू कन्वर्ट कर सकता है, कुछ मुश्किल नहीं है इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना। अरे कर तो लेगा ना यार। चल यार मैं ही कर देता हूं। जैसे 780 को कन्वर्ट करना है 780 नैनोमीटर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 780 नैनो क्या लिख सकता हूं 10⁻⁹ मीटर। बट मैंने बोला यार ये तो चीटिंग है। एंगस्ट्रॉम बनाना है तो 10⁻⁻10 होना चाहिए। मैंने बोला ठीक है 10⁻⁻1 दे ऊपर, तो 10⁻⁻1 नीचे भी देगा। सही बात है। तो इसको ऐसे जब मैं लिख के दिखा देता हूं। मैंने बोला इसको 10⁻⁻10 बनाना है, तो 10⁻⁻10 मैंने बना दिया। उसके लिए 10⁻⁻1 तूने दिया तो 10⁻1 देना पड़ेगा, तो एक और जीरो बढ़ाएगा। और अब ये कितना बन गया एंगस्ट्रॉम, यानी 7800 एंगस्ट्रॉम। समझ तो गया होगा। तो अगर इस रेंज में है तो वो विजिबल रेंज में है, और विजिबल रेंज में अगर मेरा वेवलेंथ आया, अरे वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला बताया मैंने इससे जस्ट पहले 1/λ इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इस रेंज में आया 400 से 780 वेवलेंथ, तो सीधे बोलना किसमें है वो 52 में। 780 से ज्यादा आ गया तो पैस्टन में बोल देना, 400 के अंदर आ गया तो लाइनन में बोल देना। कौन सा रीजन पड़ेगा वो एक्सरे और अल्ट्रावायलेट का लगभग वो रीजन पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही देखो जैसे ही तो लेफ्ट से राइट आएगा तो रेड वाले का अपने को पता है कि वेवलेंथ क्या होता है। रेड वाले का वेवलेंथ क्या होता है ज्यादा होता है, और विजिबल वाले का क्या होता है कम होता है। सही बात है। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट से राइट जाने पे वेवलेंथ क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट में वेवलेंथ बढ़ रहा है, और राइट से अगर लेफ्ट गया तो इधर वालों का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। इधर से इधर जाने में वेवलेंथ ज्यादा होगा, इधर से इधर आने में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेड, और अल्ट्रावायलेट की उससे ज्यादा होगी। अब फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है उसी को हम कहते हैं कि उसकी पेनिट्रेटिंग मतलब छेद करने की शक्ति उतनी ज्यादा होती है। समझ तो गया होगा ये आइडिया। अब देख लेते हैं, मैंने बोला था ना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बना के, तो अब देख लेते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बना के। तो मैंने बोला 7 से किससे कूद रहा है 4 पे, यानी फाइनली जाना किधर है 7 से मेरे को जाना है 4। मैंने बोला एक तरीका यहां से कूद सीधे 4 पे, ये 7 है ये 4 है, बीच में 5 और 6 तो पड़ेगी ना यार। तो मैंने बोला एक तो स्पेक्ट्रल लाइन ये बन गया नंबर 1 स्पेक्ट्रल लाइन। मैंने बोला और कोई तरीका है जाने का, मैंने बोला हाँ, वो 7 से पहले कूदे किस पे 6 पे, और उसके बाद 6 से सीधे कूदे 4 पे, ये एक तरीका है। हमने बोला हाँ। अब देखो दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन तीसरी स्पेक्ट्रल लाइन, देखना एनर्जी गैप किसी का भी सेम नहीं होगा। देखो इसका एनर्जी गैप ये था, इसका एनर्जी गैप 7 और 6 का था, इसका एनर्जी गैप क्या था 6 और 4 का, तो अभी तक सब एकदम 9 है। अब देखो मैंने बोला क्या 7 और 5 तक आया है क्या, क्योंकि एक तीसरा रास्ता क्या हो सकता है 7 से किस पे कूदे 5 पे, और 5 से किस पे कूदे 4 पे। तो मैंने बोला कि अभी ये 7 और 5 का एनर्जी गैप अब तक आया है क्या, अब तक नहीं आया, तो एक और यूनिक लाइन। सही बात है। अभी तक क्या 5 और 4 का एनर्जी गैप आया है क्या, नहीं, तो एक और लाइन। कितने बन गए 1 2 3 4 5 बन गए। आप बोल रहे हो यार यहाँ पे तो 3 लाइनें हैं, भाई ये भी तरीका हो सकता है 7 से कूदे 6 पे, 6 से कूदे 5 पे, 5 पे कूदे 4 पे। हमने बोला हाँ ये तरीका हो सकता है। मैंने बोला क्या ये 7 और 6 का एनर्जी गैप आया है क्या अब तक, मैंने बोला आ चुका है, यहां पे देख, तो इसको रिजेक्ट कर, ये ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। मैंने बोला 6 और 5 का अब तक एनर्जी गैप आया है क्या, चेक करते हैं 6 और 5 का, 6 और 5 का। तो देख कोई ऐसा एरो है क्या इससे पहले, नहीं है, ये एरो तो ये बड़ी वाली नहीं है, तो ये यूनिक है। मैंने बोला क्या 5 से 4 का आया क्या, ऑलरेडी जस्ट इससे पहले आया, तो इसको भी रिजेक्ट कर। टोटल देख टिक्स कितने 1 2 3 4 5 एंड 6, और अपने फॉर्मूले से भी क्या आया था 6। तो होपफुली तुम लोग ये आइडिया
समझ चुके होगे बोहर्स मॉडल का। अगर तुमने इसको पूरा समझ लिया है तो इसके क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो, कहीं नहीं फंसोगे, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में लिख सकता है। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जय हिंद।